गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बच्चों का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये हमारा इको का लास्ट चैप्टर है। आपका एक और चैप्टर है पर वो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है। आपको आपकी कोई टीचर प्रोजेक्ट के लिए देगी तो आपको उस चैप्टर को पढ़ के करना है, बट यहाँ पे आपको पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आप एक लास्ट चैप्टर समझिए। अब सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करी थी। उससे पहले सब कुछ बंद कर दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो विदेशों में ही निवेश क्यों करती है? यानी वो अलग अलग देशों में निवेश अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि उन्हें अधिक लाभ हो जाए, इसलिए वो विदेशों में करती है। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत में अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? चेन्नई में करा था। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको अच्छे से याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? देशों के बीच तीव्र तालमेल, या फिर देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो ये भी है। आयात पर कर बढ़ाना, यानी वैश्वीकरण में क्या होता है, सब अपना प्रॉफिट चाहते हैं। अगर हम इम्पोर्ट पे यानी सामान भेजने और लाने में ही कर यानी टैक्स लगा देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो वैश्वीकरण के लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये इसकी विशेषता नहीं होगा। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होता है? कि उत्पादकों से पहले से अधिक प्रतियोगिताएं होती है। यानी अब जब अलग अलग जस्ट लाइक आप अपने क्लास के बहुत अच्छे बच्चे हैं एंड आपने मतलब दूसरी क्लास को आप जानते भी नहीं है, फिर यहाँ पे दूसरी क्लास में भी हर एक बच्चा अच्छा होगा। तो जब आप इन चारों से मिलेंगे ना, मतलब आप इन तीनों से मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा इससे तो मेरे से भी अच्छा आता है, तो आप इससे सीखेंगे भी और आपको एक तरह से लगेगा कि हाँ अब मुझे इससे अच्छा करना है। मैंने अपनी क्लास में तो अच्छा कर लिया, अब मुझे इन सब से अच्छा करना है। तो ये आपका एक तरह से होता है, प्रतियोगिता बढ़ती है। ऐसी कंपनीज में भी होता है। विदेशी व्यापार किनके बीच में होता है? तो विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? तो ये एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है, तो यस। ये बाजार के समीप फैक्ट्री स्थापित करती है, तो यस ये भी सही है। ये उद्घाटन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है। हाँ, ये जो उत्पादन प्रक्रिया है ये बहुत जटिल, बहुत डिफ़िकल्टीज से करती है। ये केवल अपने देशों के श्रमिकों को काम पर लगाती है, तो नहीं, वो जिस देश में सस्ते मिल जाते हैं ना वो वहाँ पे ही लगा लेती है। तो उसमें आपका ये वाला ऑप्शन विशेषता नहीं है। सहज क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आयाम क्षेत्र, विशेष निर्यात क्षेत्र, या इन पर से कोई नहीं। तो सेज जो है वो एक हिंदी का वर्ड है, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरी ना एसएसटी जो है वो इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में ठीक नहीं है। और जितना मुझे आता है मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। तो सेज जो है वो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, वो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? तो जो चाय भी भारत में हो जाती है, कॉफ़ी भी कर्नाटक में होती है, तंबाकू भी भारत में होता है, पर उर्वरक जो है वो बाहर के देशों से आता है। मिनरल्स और फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं जो। निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण से यानी एक देश से दूसरे देश में जब सामान इधर से उधर जाता है, तो वित्तीय क्षेत्र को भी हुआ, सेवा क्षेत्र को भी हुआ, और हमारा उद्योग भी बढ़ा, पर कृषि क्षेत्र को नहीं हुआ। क्योंकि अगर दूसरे देश से सामान आ रहा है तो लोग घर के अपने देश का सामान नहीं खरीदते। तो ये आपका कृषि क्षेत्र जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया, बस एमसीक्यू फॉर्म में आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम मोस्ट बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन का नियंत्रण रखती हैं? तो उत्पादन पर नियंत्रण करने वाली विधियां हैं वो सबसे पहले संयुक्त उपक्रम विधि देखती हैं, स्थानीय कंपनियों को खरीदती हैं, छोटे उत्पादकों से माल खरीदती हैं और अपने ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं।
किन स्थानों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ती है? तो रोजकेशिया घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, कीमतों में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक न होना और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी कंपटीशन के लिए तैयार करना। वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। तो परिवहन तकनीक में कई सुधारों से दूर दूर स्थानों पर कम लागत यानी कम पैसों में वस्तुओं का भोजन संभव बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार गति जो है वो तेज हो गया है। वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख करिए, यानी जो कंपटीशन है उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है। तो कुप्रभाव थे जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ गया तो छोटे उद्योग जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायरें, ये सारे इन पर बुरा प्रभाव पड़ा, यानी ये जो इकाइयाँ थी बंद हो गई। श्रमिकों में भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई, यानी ये अपनी पूरी फैक्ट्री बंद कर लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे सब, और इनमें अस्थायी आधार पर नियुक्ति किया गया, यानी और जो काम करने में जो स्किल वगैरह होते हैं उन्हीं लिया गया, और संरक्षण और लाभ भी नहीं मिल रहा था इन्हें। जो मतलब ये सब जो आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज यानी जो कंपनीज थी वो तो अपने जो कम पैसों में वाली लेबर देख रही थी, तो अधिक घंटों तक काम करना था और आम बात हो गई थी। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो सरकार ने इसे न्याय संगत बनाने के लिए क्या करा, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा ताकि जो तकनीकी ज्ञान है और अनुभव का विश्व का अनुभव है वो भी आदान प्रदान हो सके। भारत में सरकार ने माल के आयात पर अनेक प्रतिबंध जो थे लगाए थे वो हटा दिए, और कब हटाए, 1991 में आयातित माल पर कम कर दिए, जो टैक्स है वो जो आ रहा था माल उस पर टैक्स कम कर दिया, और विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन किया कि आप यहाँ पे भी कंपनी बनाएं जिससे कंपटीशन जारी। तकनीकी क्षेत्रों को हर ढंग से उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया और जिससे टेक्नोलॉजी भी आ गई। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उपभोक्ता के सामने पहले से बहुत विकल्प है। उपभोक्ता को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन का स्तर का मज़ा ले रहे हैं, यानी हाई क्लास स्टैंडर्ड वो अपना जीवन जी रहे हैं। उद्योग और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि आपूर्ति करने में स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुईं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोधक क्यों लगाए। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करना। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी ने भारतीय उद्योग धंधा को चौपट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी, और स्वतंत्रता के बाद 562 टुकड़ों में बढ़ गया। यही परिवहन हुआ, और स्वतंत्रता के शुरुआती भारत के विदेशी संबंध इससे अच्छे नहीं हो पाए और विदेश के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो गए। 8वां प्रश्न है, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिणाम। तो उन्होंने सारे बैन हटा दिए और लोगों को मतलब कंपनीज को इंडिया में भी लगने दिया। तो ये इसके क्या क्या मुख्य परिवर्तन आए इसे करने के बाद। तो फलस्वरूप यानी लोगों को अपना निवेश करने में यहाँ पे अवसर मिला और विदेशी विनिमय बढ़ गया, यानी जो लोग विदेशी मार्केट लगाना चाहते थे उसका भंडार बढ़ गया। IT उद्योग बढ़ा और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई और टेक्नोलॉजी भी आ गई। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। नेक्स्ट है 9th, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य है, ये वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व भर में व्यापार की उदार बनाना, यानी सबका बैन कर रखा है कि ये प्रोडक्ट नहीं आ सकता, उदार बनाना, मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को आधारित करना यानी नियम बनाना
और ये देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। और वास्तविकता विकसित देशों से अनुचित व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश भी किया है। 10वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करो। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेश से वस्तुओं खरीदने और देश बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी निवेश यानी जो विदेश की कंपनियां होती हैं यहाँ हमारे देश में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, पैसे लगाती है, तो उसे विदेशी निवेश यानी अधिलाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेज़बान देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किया पूंजी निवेश आता है, यानी जो वो प्रॉफिट कमाती है वही निवेश करती है। तो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।